अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 16 एसी करंट्स, एसी सर्किट्स। ठीक है जी। इस चैप्टर के वाले से बच्चों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए। काफ़ी देर से मुझे आप लोग कह रहे थे कि इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, तो हमारा चैप्टर नंबर 15 चल रहा था। तो जो ही हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हुआ तो हमने आज से चैप्टर नंबर 16 शुरू कर दिया है एसी सर्किट्स के हवाले से। इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में हमने डीसी सर्किट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है जी, हमने डीसी करंट के बारे में पढ़ा, डीसी वोल्टेज के बारे में, डीसी सोर्स के बारे में पढ़ा। तो इस पूरे चैप्टर में हम एसी क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एसी वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, एसी करंट के बारे में पढ़ेंगे। और हम ये पढ़ेंगे कि हमारे मुख्तलिफ जो सर्किट के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास रेजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है, जब उनको एसी प्रोवाइड किया जाता है तो उनके थ्रू एसी किस तरह से बिहेव करता है, एसी वोल्टेज कैसे बिहेव करता है और एसी करंट किस तरह से बिहेव करता है। लेकिन ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे एसी करंट्स की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसी करंट ऐसा करंट होता है जिसकी मैग्नीट्यूड भी बदलती रहती है टाइम के साथ साथ और जिसकी डायरेक्शन भी बदलती रहती है। ऑल्टरनेट का मतलब ही ये है कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। अगर करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो वो रिवर्स भी आता है, अगर वो रिवर्स आ रहा है तो वो फॉरवर्ड भी जाता है। ठीक है, तो ना सिर्फ एसी करंट में करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता है बल्कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है। तो ज़रा हम रिव्यू कर लेते हैं कि डीसी करंट हमारा क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि एसी करंट क्या होता है। तो डीसी करंट या डायरेक्ट करंट ये ऐसा करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। अगर ये फॉरवर्ड जा रहा है तो करंट फॉरवर्ड ही होगा, अगर करंट बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो वो बैकवर्ड ही होगा। यानी कि जिस डायरेक्शन में है करंट अपनी डायरेक्शन को जो है वो कीप करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो ऐसे करंट को हम कहते हैं डीसी करंट। अब हमने डायरेक्शन की तो बात कर ली कि डीसी करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। क्या डीसी करंट का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है या वो अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है? तो मैग्नीट्यूड की बेस के ऊपर हमारे पास दो तरह के डीसी करंट्स होते हैं। एक हमारे पास है जी कांस्टेंट डीसी। ठीक है, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है। डायरेक्शन तो कांस्टेंट होती है, साथ में मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, तो ऐसे डीसी करंट को हम कांस्टेंट डीसी बोलते हैं। देखें, अगर मैं करंट को टाइम के साथ प्लॉट करूं ग्राफ के ऊपर तो आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पर हमने करंट ले लिया और एक्स एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया। तो देखें वाई एक्सिस के ऊपर हम सिर्फ एक ही वैल्यू के ऊपर खड़े हैं और जो जो टाइम गुजर रहा है हम ग्राफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, यानी कि टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन करंट की एक ही वैल्यू है, ये देखें। ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा है। अगर वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि करंट की मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये वाला जो करंट है इसे हम कहेंगे कांस्टेंट डीसी, यानी कि ऐसा डीसी जिसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। टाइम के साथ से देखिए हम आगे को बढ़ रहे हैं, यानी कि टाइम गुजर रहा है, टाइम के साथ साथ करंट की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, इसे हम कहेंगे कांस्टेंट डीसी। इसके अलावा हमारे पास एक और डीसी करंट भी हो सकता है, ये हमारा है कांस्टेंट डीसी। हमारे पास एक और डीसी करंट भी हो सकता है जिसे हम कहते हैं पल्सुएटिंग डीसी। ठीक है, ये ऐसा डीसी करंट है जिसकी डायरेक्शन तो कांस्टेंट होती है, वो तो चेंज नहीं होती, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। ये मैंने आपके सामने प्लॉट किया है, ये हमारा पल्सुएटिंग डीसी है। आप देख रहे हैं कि शुरू में जब टाइम जीरो था, जिस लम्हे हमारा करंट जो है वो हमें मिला, टाइम जीरो था तो करंट भी जीरो था। उसके बाद जो जो टाइम गुजर रहा है ये देखें करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जाके करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम हो गया। उसके बाद करंट का मैग्नीट्यूड अगेन कम होना शुरू हुआ और कम होते होते यहाँ पर आकर करंट का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया। दोबारा से फिर करंट का मैग्नीट्यूड बनना शुरू हुआ। तो इस तरह का जो डीसी करंट है जिसकी डायरेक्शन तो जाहिर बात है ये डीसी करंट है, डायरेक्शन तो इसकी कांस्टेंट ही होगी लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। इस तरह के डीसी करंट को हम कहते हैं पल्सुएटिंग डीसी करंट। ठीक है, आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर हम जो रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं, रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो हमारे पास होता तो डीसी करंट है लेकिन वो पल्सुएटिंग डीसी करंट होता है। तो ये थे हमारे डीसी करंट जिनके साथ हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अभी हमारे पास इस चैप्टर में है एसी करंट। तो एसी करंट में क्या होता है, एसी करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता है,
मुसलसल कॉन्टिन्यूसली जो जो टाइम गुजरता है, टाइम गुजरने के साथ साथ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है और करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। तो ऐसे करंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट। तो अगर हम करंट को टाइम के साथ प्लॉट करें तो आप देखें ये एक कंप्लीट साइकिल है। इस कंप्लीट साइकिल में आपको इस लाइन के ऊपर एक ये हाफ साइकिल नज़र आ रहा है और ये हाफ साइकिल आपको इस लाइन के नीचे नज़र आ रहा है। तो ये जो हाफ साइकिल आपको लाइन के ऊपर नज़र आ रहा है इसे हम अपर हाफ साइकिल या पॉजिटिव हाफ साइकिल कह देते हैं, और ये साइकिल जो इस लाइन के नीचे है इसको हम लोअर हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल कह सकते हैं। अब ये अपर हाफ का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इसका मतलब है कि करंट रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है या करंट रिवर्स डायरेक्शन में है। तो ये देखें, जब हमारा हाफ साइकिल कंप्लीट होता है तो हाफ साइकिल के बाद करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। ना सिर्फ करंट डायरेक्शन को चेंज कर लेता है बल्कि उसके साथ साथ ये देखें मैग्नीट्यूड भी करंट का चेंज हो रहा है। करंट जीरो है, फिर जो जो टाइम गुजरता है करंट बढ़ता जाता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम से अगेन जीरो हो जाता है, फिर डायरेक्शन रिवर्स होती है और रिवर्स डायरेक्शन में दोबारा फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ते बढ़ते यहां पर जाकर क्या हो जाता है, दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाता है और अगेन दोबारा से फिर ये जीरो होता है। तो इस तरह एक साइकिल करंट का कंप्लीट होता है, फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू होता है, उसमें भी यही सारा कुछ रिपीट होता है, ठीक है। तो ये एक साइकिल जो है इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक जो है करंट, एसी करंट जो है इसकी डायरेक्शन का चेंज होना और इसके मैग्नीट्यूड का चेंज होना ये पीरियोडिक है, यानी कि इक्वल टाइम के बाद करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। तो इसको हम कहते हैं जी एसी करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट ज़्यादा बेहतर है अगर आप जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जहाँ हमारी पावर प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी, तो वहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर की जाती है, ठीक है, तो उसको एसी की फॉर्म में डिलीवर किया जाता है, विच इज़ मोर बेस्ट एंड एफिशिएंट वे। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है अगर आप डेसिपेशन नहीं चाहते, ठीक है, तो पावर को डिलीवर करने का ज़्यादा अच्छा तरीका है कि उसे हम एसी क्वांटिटीज़ की फॉर्म में डिलीवर करें। अब एसी करंट के बारे में हमने दो बातें की। एक तो बात की हमने कि इसकी डायरेक्शन सर्किट के अंदर रिवर्स होती रहती है, और दूसरा हमने कहा कि इसका मैग्नीट्यूड भी वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं होता। तो अब हमने ये देखना है कि सर्किट के अंदर इसकी डायरेक्शन कैसे वेरी करती है, और फिर हमने देखना है कि सर्किट के अंदर इसका मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करता है। तो पहले हम देखने जा रहे हैं जी इसकी डायरेक्शन को। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर एक सिंपल सा हम सर्किट बना लेते हैं। ये हमारे पास एक एसी सोर्स है। आपको पता है कि एसी करंट जो है उसके पीछे कोई ना कोई एसी सोर्स भी होगा, एसी वोल्टेज भी होगा। तो आमतौर पर एसी करंट जो है हमारे पास वो एसी जनरेटर से आता है। तो ये हमारे पास एसी करंट का सोर्स है और इसको हमने कनेक्ट कर दिया सर्किट में। सर्किट में हमारे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये इसका जो टर्मिनल है हमारे सोर्स का, इसको आप टर्मिनल ए कह लें और इस टर्मिनल को आप टर्मिनल बी कह लें। तो ये देखें हमारे वोल्टेज सोर्स का जो टर्मिनल ए है वो हमारे रजिस्टर के इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं टर्मिनल ए बोल देता हूँ। टर्मिनल बी जो है वो रजिस्टर के इस एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं एंड बी या टर्मिनल बी कह देता हूँ, ठीक है। अब देखें होता क्या है, जब अपर हाफ साइकिल या फर्स्ट हाफ साइकिल आता है तो टर्मिनल ए पॉजिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल बी। टर्मिनल बी नेगेटिव होता है और टर्मिनल ए पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा, अब देखें ये हो गया हमारा हाई पोटेंशियल और ये हमारा हो गया लो पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो आपको पता है कि करंट फ्लो करता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ। तो ये करंट की डायरेक्शन होगी ए से बी की तरफ डाउनवर्ड। अच्छा, अब देखें हमारा जो नेक्स्ट हाफ साइकिल है, जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा या नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो हमारे सोर्स की जो पोलैरिटीज़ हैं वो बदल जाएंगी। यहाँ पहले पॉजिटिव पोलैरिटी थी, यहाँ नेगेटिव थी, अब पोलैरिटीज़ रिवर्स हो जाएंगी। टर्मिनल ए नेगेटिव हो जाएगा और टर्मिनल बी जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर पोलैरिटी रिवर्स हुई है तो यहाँ पर भी पोलैरिटीज़ रिवर्स हो जाएंगी, यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी हो जाएगी और यहाँ पर नेगेटिव। अब करंट फ्लो करेगा, अब देखें अब ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, अब करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। तो आपने देखा कि फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट ए से बी की तरफ फ्लो करता है
और अगले हाफ साइकिल में करंट बी से ए की तरफ फ्लो कर रहा है। तो एक साइकिल में करंट एक दफा अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो ये तो हमने देखा कि सर्किट में करंट अपनी डायरेक्शन को कैसे चेंज करता है। अब हमने देखना है कि सर्किट में करंट अपनी मैग्नीट्यूड को कैसे चेंज करता है। तो आपने ये पढ़ा था कि एसी करंट जो है ऑब्वियसली उसके लिए एसी वोल्टेज हमें चाहिए होता है। तो वो एसी वोल्टेज कहाँ से आता है? एसी जनरेटर से आता है। तो उसका जो रिलेशन हमने पढ़ा था वो ये था V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, और थीटा को आप लिख सकते हो ओमेगा टी, ठीक है। जबकि ओमेगा जो है ये 2 पाई एफ के बराबर होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 पाई एफ इंटू टी। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। आपको पता है इसका टाइम पीरियड क्या होगा? एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना ये टाइम ले रहा है वो हमारा टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड और ये टाइम दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहां पर हम f की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/t। तो थीटा की जगह मैं ये भी पुट कर सकता हूं 2 पाई, f की जगह क्या आएगा? 1/t, और ये t साथ में वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह से इस रिलेशन को लिखा जा सकता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा की जगह 2 पाई ओवर टी, और साथ में ये टी कैपिटल जो है ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल टी जो है वो सिंपल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि करंट अपना मैग्नीट्यूड सर्किट में किस तरह से चेंज करता है, या उसका मैग्नीट्यूड सर्किट के अंदर किस तरह से चेंज होता है। तो उसके लिए हम यहां पर पहले इसको देखेंगे एंगल थीटा के साथ। थीटा यहाँ पर हमारा, इसको हम फेज भी बोल सकते हैं, या एक्चुअली थीटा हमारा वो एंगल है कॉइल का, जनरेटर की कॉइल का, जब वो रोटेट करते हुए उस मैग्नेटिक फील्ड में या जनरेटर में वो बनाती है। तो थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ हम यहाँ पे ले लेते हैं। मसलन यहाँ पर 0 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 90 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 180 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 360 ले लेते हैं, 270 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम 360 ले लेते हैं, ठीक है। और करंट की दो वैल्यूज़ हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, आई नॉट, और यहाँ पर भी यहाँ पर हम पहले वोल्टेज के हिसाब से देखते हैं वी नॉट, और ये हमारा माइनस वी नॉट। अब देखिए सबसे पहले आप थीटा को 0 पुट करें। एक्स एक्सिस पे हमने थीटा ले लिया है, और वाई एक्सिस पर हमने हमारा एसी वोल्टेज ले लिया है। V जो है ये हमारे AC वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, यानी कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी लम्हे जो वैल्यू है वो V है। V नॉट जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की या AC वोल्टेज की, और साइन थीटा हमारा फेज है यहाँ पे। तो देखें इसमें सबसे पहले थीटा को 0 पुट करें, तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 0 डिग्री। अब आपको पता है कि 0 क्या होता है? साइन 0 0 होता है। अगर साइन 0 0 होता है तो V हमारे पास क्या आएगा? V हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर एंगल 0, तो एंगल 0 पर हमारा वोल्टेज भी 0, ठीक है। अगर हमारा वोल्टेज 0 तो हमारा करंट भी 0। इसके साथ हम यहाँ पर नीचे करंट भी प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते जाएं आप, वोल्टेज 0 तो करंट भी 0। उसके बाद आप थीटा की अगली वैल्यू पुट करें π/2। तो यहां पर मैं पुट करता हूं जी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन π/2। आपको पता है कि साइन π/2 1 के बराबर होता है। अगर इसकी जगह 1 आ जाए तो v इज इक्वल टू वी नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जब एंगल हमारा π/2 हुआ उस टाइम हमारा जो वोल्टेज है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया। इसका मतलब है ये हमारा π/2 और ये हमारा वी नॉट, ये हमें अगला पॉइंट मिल गया। इसी तरह से इसको देखते हुए यहाँ पर आप करंट भी ले लें आई नॉट और माइनस आई नॉट, ठीक है जी। तो ये हमारा करंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू लें पाई हमारा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन पाई 180 होगा, और आपको पता है कि साइन पाई पर भी 0 ही होता है। तो इसका मतलब है कि जब एंगल पाई हुआ तो हमारा वोल्टेज अगेन 0 हो गया। इस पूरी लाइन के ऊपर हमारा वोल्टेज क्या है? 0 है। उसके बाद आप 3π/2 पुट करें, v इज इक्वल, अच्छा यहाँ पर हमारा ये देखें जी, दोबारा फिर से हमारा करंट भी यहाँ पर क्या हो गया जी? 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 3π/2 पुट करें।
जब आप साइन 3π/2 पुट करेंगे तो साइन 3π/2 -1 होता है, तो हमारा v किसके बराबर आ गया, हमारा v बराबर आ गया जी -v0 के। ठीक हो गया, तो ये देखें जी -v0, तो 3π/2 पे ये 3π/2 और ये -v0। अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ये देखें, इनको ज्वाइन करें, इनको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, और फाइनली जब आप 2π पुट करोगे तो साइन 2π पे भी 0 होता है, आप इसको भी ज्वाइन कर दें, तो ये देखें ये जो ग्राफ बन गया, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये AC वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें ये बता रहा है कि किस तरह से जो जो एंगल चेंज होता है कॉइल का, एंगल चेंज होने के साथ साथ हमारा जो AC वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर आप करंट को भी देख लें, करंट भी वही पैटर्न फॉलो करेगा जो हमारा वोल्टेज फॉलो करेगा। जो जो हमारे करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है उसके साथ साथ हमारे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो जो हमारे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है उसके साथ साथ हमारे करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो ये हमने देखा कि सर्किट के अंदर करंट का मैग्नीट्यूड किस तरह से चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। अभी यही कुछ हम देखेंगे लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ साथ जो जो टाइम गुजरता है टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आता है। जिस तरह आपको पता है कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टोटल टाइम लगता है वो हमें टी लगता है, जिसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। अब इस एक साइकिल को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, यहां से लेकर यहां तक एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, यहां से यहां तक तीसरा हिस्सा और यहां से यहां तक चौथा हिस्सा। तो हम इस पूरे टाइम पीरियड को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखें 0 से t/4 एक हिस्सा हो गया, फिर दूसरा हिस्सा या यहां तक हाफ हो गया t/2, फिर यहां तक 3t/4 और फिर यहां तक पूरा साइकिल कंप्लीट। तो एक साइकिल को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, हर हिस्सा हमारा t/4 के बराबर है। ठीक है, देखें पहला हिस्सा t/4, दूसरा हिस्सा क्या होगा t/4 प्लस t/4, ये हो जाएगा t/2, तीसरा हिस्सा t/2 फिर t/4, ये हो जाएगा 3t/4, और चौथा हिस्सा 3t/4 में प्लस फिर t/4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये हर इंटरवल जो है, जो 4 इंटरवल्स हमने बनाए हैं, हर इंटरवल t/4 के बराबर है, और इन चारों को जमा करेंगे तो ये t के बराबर आएगा, हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब जरा हम देख लेते हैं कि टाइम के साथ किस तरह से हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता है। तो इसको हम देख लेते हैं जी। ये देखें जी, सबसे पहले टाइम को 0 पुट करें। जब टाइम को यहाँ 0 पुट करेंगे तो v क्या आ जाएगा, सिंपली हमारे पास 0 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया, टाइम भी 0, वोल्टेज भी 0। ये ऊपर हमने वोल्टेज लिया है, नीचे करंट लिया है, दोनों पैरेलल चलेंगे। उसके बाद टाइम हमने क्या रखना है जी, t/4, तो v = v0 साइन 2π/t, और इस t की जगह पुट कर दें t/4। अब देखें t से t क्या हो गया, कैंसिल, और ये 2 के साथ ये 4 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया v = v0 साइन π/2। आपको पता है कि साइन π/2 1 होता है, तो v = v0। इसका मतलब है कि t/4 पर हमारा जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो गया। अगर उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो गया तो उसके साथ साथ करंट का मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम हो गया। उसके बाद हम यहां पहुंच गए t/2 पे। अब हमने t = t/2 पुट करना है इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v = v0 साइन 2π/t और मल्टीप्लाई बाय t/2। ये t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो v = v0 साइन पाई। आपको पता है कि साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, तो v = v0 और ये 0 हो गया, तो हमारा वोल्टेज दोबारा से क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब है कि t/2 पे हमारा वोल्टेज 0 हो गया, तो करंट भी 0 हो गया। अगला पॉइंट हमें ये मिल गया, तो 3 पॉइंट हमें मिल चुके हैं जी ग्राफ के ऊपर। उसके बाद हमने 3t/4 पुट करना है। जब आप 3t/4 पुट करेंगे तो v हमारे पास बराबर आएगा, इसी तरह से सिमिलर इस तरह से पुट करें तो v हमारे पास आएगा -v0। तो -v0 यहाँ पर है, ये देखें 3t/4 जब हमने पुट किया तो वोल्टेज हमारे पास आया -v/2। अगर वोल्टेज -v/2 आया, वोल्टेज अगर -v0 आया तो करंट भी -i0 आएगा। इस तरह से फाइनली जब आप t की जगह t पुट करेंगे तो हमारे पास दोबारा से वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आप पुट करके देखिएगा, दोबारा से वोल्टेज हमारा 0 हो जाएगा। तो जब टाइम t हुआ तो वोल्टेज 0 हो गया, वोल्टेज 0 हो गया तो करंट भी 0 हो गया। आप फिर से इनको ज्वाइन कर लें,
इन सारे पॉइंट्स को ये देखें जी, इसको ज्वाइन कर लें, इसको ज्वाइन कर लें, इसको ज्वाइन कर लें, तो ये आपके पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया और इसी को फॉलो करते हुए ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो वोल्टेज को ही फॉलो कर रहा है। तो आपने देखा कि सर्किट के अंदर टाइम के साथ साथ किस तरह से करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ठीक है, शुरू में जीरो होता है, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम, अगेन जीरो, इस तरह एक साइकिल कंप्लीट। तो एक साइकिल में आप देखें 2 दफा करंट अपनी पीक वैल्यू पर या अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचता है। ठीक है, इस तरह अब अगला साइकिल शुरू हो जाएगा। तो ये है हमारा एसी करंट अपना मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करता है। इसे पीछे हमने देखा कि हमारा एसी करंट जो है वो अपना डायरेक्शन किस तरह से चेंज करता है। तो ये हमारा जो लेक्चर था एसी करंट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसके बाद हम एसी करंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।